नमस्कार साथियों, आज का पेपर दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू पे होगा, जो कि कांस्टेबल का पेपर हुआ था 15 दिसंबर को, उसका सेकंड शिफ्ट होगा। इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन्स हैं और ये 25 क्वेश्चन्स आपके बाइलिंगुअल होंगे। तो ये क्वेश्चन्स आप फुल अटेम्प्ट करना एज़ अ मॉक फॉर्म में और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुका है, आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो देरी ना करते हुए हम आते हैं सीधी बात पे और बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी फर्स्ट क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका है कि गणगौर त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी ये फेस्टिवल से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जिसमें बात करेंगे गणगौर फेस्टिवल जो है, वो किस स्टेट का फेस्टिवल है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, ओडिशा, पंजाब या केरल। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान का ये फेस्टिवल है, ठीक है? इस फेस्टिवल में बेसिकली होता क्या है कि जो ये भगवान शिव की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा। तो ये इसमें दोनों महिलाएँ करती हैं, यानी दोनों आपकी इसमें गर्ल्स भी और आपकी जो मैरिड होती हैं औरत वो भी। तो जो अनमैरिड औरत होती हैं, यानी जो लड़की होती है, गर्ल्स होती है, वो अच्छे हस्बैंड के लिए पूजा करती हैं और जो आपकी मैरिड लेडी होती हैं, वो अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना करती है। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। इसके साथ हम बात करें ओडिशा का, तो ओडिशा के कुछ फेमस आपका फेस्टिवल हैं, जैसे आपका रथ यात्रा। तो साथ में इफ़ेक्ट आप लिखते चलेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेस्टिवल से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन्स आपके दिए गए हैं। इसके अलावा आपका कलिंग महोत्सव यहीं पे होता है। आपको पता है कलिंग वार हुआ था, ठीक है? तो कलिंग महोत्सव यहीं का है। इसके साथ बात करें यहाँ पे तो सन टेम्पल में फेस्टिवल होता है जिसको बोलेंगे कोणार्क महोत्सव, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे माघ सप्तमी, ये चारों के चारों जो फेस्टिवल हैं, वो आपका फेस्टिवल ओडिशा का है। तो ध्यान रखेंगे चारों फेस्टिवल को। पंजाब की बात करें तो पंजाब के फेस्टिवल तो वैसे आप पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग मनाते हैं, जैसे लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, तो ये फेमस आपको फेस्टिवल मालूम ही है। तो लोहड़ी, ठीक है, बैसाखी या गुरु नानक जयंती, तो ये फेस्टिवल आपके पंजाब का है। बात करें केरल की कौन-कौन सा फेस्टिवल है, तो केरल के फेस्टिवल आपकी है ओणम सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है आपका साउथ इंडिया का, ओणम, जो फसल का एक त्योहार होता है। इसके अलावा विशु विशु जो मलयालम कैलेंडर होता है, उसका जो न्यू ईयर होता है, वो आपका विशु उस दिन मनाया जाता है, यानी इनका न्यू ईयर होता है विशु के दिन, ठीक है? केरल में बोट फेस्टिवल फेमस है आपका, ठीक है? यहाँ पे बोट फेस्टिवल होता है, यानी नौका दौड़ होता है और ये फेस्टिवल की तरह ये ट्रीट करते हैं केरल वासी। इसके अलावा मकरविल्लुक्कू महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी रहा था मकरविल्लुक्कू। क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि ये बेसिकली मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और ये सबरीमाला का महोत्सव है। तो क्या नाम है इसका? मकरविल्लुक्कू। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में रहा हुआ है अभी फेस्टिवल। सबरीमाला जिसमें महिलाओं को घुसने की अनुमति नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अनुमति दिया था इस मंदिर में एंट्री करने का। इसके अलावा अरट्टू महोत्सव, ये सभी महोत्सव जो हैं, फेस्टिवल हैं, ये सभी आपके केरल स्टेट के हैं। तो इसके साथ जो एडिशनल फैक्ट्स हैं, वो साथ में आप लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? गणगौर फेस्टिवल। आते हैं बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहा था आपका? सांची स्तूप का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आपको पता है सांची स्तूप, ठीक है? सबसे पहले कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका एमपी में है। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपका है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? क्वेश्चन एक और यहाँ से बन रहा है अभी आपका कि सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पे है? तो ये ₹200 के नोट पे सांची स्तूप है, ठीक है? जिसको अशोक ने बनवाया था। तो आपको पता है, ठीक है? अशोक ने बनवाया था। तो अशोक बनवाया है तो आपको अशोक किस वंश का है ये पता होगा तो आप बता दोगे ये। तो ये किस वंश का है आपका? मौर्य वंश का है, ठीक है? किस वंश का है? मौर्य वंश का है। तो बेसिकली जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य में टोटल आपके कितने स 7 राजवंश होते हैं। इन सातों का एक ट्रिक याद रखना है यहाँ पे। ये ट्रिक वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। हसीन, माशुका के साथ, ठीक है? बस थोड़ा-सा फनी ट्रिक है, याद रहेगा आपको यहाँ पे। हाँ, फॉर आपका हर्यक वंश, ठीक है? ये इसको कई बार अरेंज करने के लिए आता है, किस वंश के बाद कौन-सा आया था, तो यही सातों वंश लगातार आए थे आपके। उसके बाद आपका शिशुनाग वंश, देन आपका नंद वंश, उसके बाद आपका मौर्य वंश, देन आपका शुंग वंश, देन आपका कर्ण वंश और लास्ट में आपका सातवाहन।
तो ये 7 आपके राजवंश आए थे मगध साम्राज्य में और मगध साम्राज्य का जो कैपिटल स्टार्टिंग का था वो कहाँ था आपका राजगीर जो कि अभी आपका बिहार में है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे जो कि इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे मौर्य साम्राज्य यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहाँ पे कि बसवराज बोम्मई ये वैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम पे करंट अफेयर्स था आपका। जुलाई 2021 में ये किस राज्य की सीएम के रूप में शपथ लिया था? तो बसवराज जो आपका बोम्मई है, ये उस टाइम पे कर्नाटक राज्य के सीएम का शपथ लिए थे। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस टाइम का था। बट अभी आपको ध्यान रखेंगे कि ओडिशा का कौन अभी है आपका सीएम? तो नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक, ठीक है। बात करें तेलंगाना का कौन है आपका? तो चंद्रशेखर राव है, चंद्रशेखर राव। यस। तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन, ये यहाँ के भी सीएम है। यस, इसके अलावा आपके ये सभी सीएम का मैं लिस्ट पूरा टेलीग्राम चैनल इसी नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं आपको पोस्ट कर दिया हूँ। जहाँ से आप देख लेंगे कि गवर्नर और सीएम सभी स्टेट के कौन है, जो हाल में अपॉइंट हुए हैं, उनको आपको याद करके जाना है। खासकर गवर्नर अभी हाल ही में कुछ अपॉइंटेड हुए हैं, उन सबका किस राज्य का कौन गवर्नर अभी अपॉइंट हुआ है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 1956 में एक आया था उद्योग औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिज़ोल्यूशन 1956, ठीक है? इसमें अनुसूची बनाया गया था, तो अनुसूची ए में कौन शामिल नहीं था? इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके थे, टोटल इसमें 17 सब्जेक्ट्स थे, 17 सूची थे, इसमें से कौन शामिल नहीं था ये आपको बताना था। सबसे पहले ध्यान रखें कि औद्योगिक नीति संकल्प को हम कहते हैं यहाँ पे, किस नाम से जानते हैं इसको? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस नाम से इसको जानेंगे? इसको जानते हैं भारत का आर्थिक संविधान, ध्यान रखेंगे इसी को बोलते हैं भारत का आर्थिक संविधान, संविधान, ठीक है? चलो, तो इसमें कौन-सा शामिल नहीं था? तो इसमें फर्टिलाइज़र शामिल नहीं था, इन ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, फर्टिलाइज़र था। शिप बिल्डिंग था आपका, एयरक्राफ्ट था आपका, ऑटोमेटिक एनर्जी है आपका, उसके अलावा आपका हथियार, गोला-बारूद, खनिज तेल, लौह अयस्क, हवाई जहाज, रेलवे, टेलीफ़ोन, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, वो सभी चीज़ें इसमें डाला गया है अनुसूची ए में। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है आपकी 17 है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगी क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करेंगे 5th क्वेश्चन आपका, तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू की जिसका लक्ष्य देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एनकरेज करना पूरे कंट्री में, वो आपका कौन-सा इसमें से स्कीम है, कौन-सा योजना है, ये बात किया गया है। तो ध्यान रखें कि जो हमारे पीएम 2014 में बने थे, तब से लेकर और अब तक की जितने भी स्कीम्स हैं, वो सभी स्कीम्स को आपको नज़र डाल के जाना है एक बार कि वो स्कीम कब आया था और उस स्कीम में किसकी बात की गई थी। बस ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे सभी, और सभी स्कीम्स का लिस्ट मैं आपको शेयर किया हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5th नंबर का? तो ये 2016 में जो उद्यमशीलता के लिए हुआ था, तो ये चारों के चारों आपके पीएम के द्वारा है, क्योंकि इसको छोड़ के जो 3 आपके ऊपर के हैं, वो तीनों आपके इसी यानी बीजेपी गवर्नमेंट में ही तीनों स्कीम स्टार्ट हुए हैं, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टार्टअप इंडिया। ये तीनों जो हैं, इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा? स्टैंड अप इंडिया होगा यानी ए ऑप्शन होगा। अब बाकी आपके क्या कहते हैं यानी आपका पीएमकेवीवाई क्या कहता है, यानी जितने भी यूथ हमारे होंगे उनको कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री देंगे। यानी उनको कुछ चीज़ें सिखाकर और उनको हम जोड़ेंगे किससे? उद्यम से, यानी सबको हम बनाएँगे आत्मनिर्भर। तो उसके लिए इन्होंने हमारे पीएम ने स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद नए-नए स्टार्टअप के लिए यहाँ पे ईज़िली सारी चीज़ें लोन मिल जाए, बाकी सारी कागज़ी कार्रवाई पूरा हो जाए, तो उसके लिए स्टार्ट हुआ था ये आपका स्कीम स्टार्टअप इंडिया। इसके साथ आप ध्यान रखें कि जो आपका मनरेगा है, इसका नाम पहले नरेगा था और ये 2005 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बना के भेजा था, यानी एक्ट का ये कानून है और ये 2005 में आपका सितंबर में बन के तैयार होता है। उसका नाम उस समय था नरेगा। ठीक है, क्या नाम था आपका? नरेगा।
और इसमें किस बात की गई थी, इसमें 100 डेज कम से कम 100 दिन का रोज़गार जो होगा, वो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक होंगे यानी लेबर्स होंगे, उनको काम देने की ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, तो यही आपका नरेगा में बात की गई थी। बाद में इसमें एम लगाया गया 2009 में, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? महात्मा गांधी कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में 2 अक्टूबर का नाम इसका चेंज कर दिया गया, ठीक है? तो ये इकलौता ऐसा एक्ट है, बाकी सभी क्या है? स्कीम है, जो कि आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन्स आपका 2016 की स्कीम से आया हुआ है। इस तो ध्यान रखेंगे 14 से लेकर 23 तक का सभी स्कीम आपको अच्छे से रट डालना है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्या कहता है? आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट इस वर्ष उत्पन्न हुआ था। एक माइक्रो फाइनेंस संकट हुआ था वित्तीय सेवा में, यानी बैंकिंग सेक्टर में आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है? तो ये आपका जो क्राइसिस उस टाइम पे हुआ था, ये किस साल में हुआ था? ये क्वेश्चन्स आपका वैसे उस समय के करंट का क्वेश्चन था, बट करंट आपको पता है इकोनॉमी कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देगा पेपर में, ठीक है एसएससी। तो 2010 में ये आपका माइक्रो फाइनेंस संकट स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2010। तो ये आप बस ध्यान रखेंगे कि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ था और इस समय क्या हुआ था कि पैसे की कमी हो गई थी मार्केट में, वही आपका माइक्रो फाइनेंस संकट था। बेसिकली केवल स्टेट आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कि भारत में भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि की वह भौतिक सीमा जिस पर कोई फसलें बोई और काटी जाती है क्या कहलाती है? ठीक है? कोई फसल बोई और काटी जाएगी उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लैंड बेसिकली लैंड फार्मिंग में जो आपका भू राजस्व होता है, उसके अभिलेख में कि कई टाइप के आपके फसल को दिखाया जाता है, लैंड को दिखाया जाता है, उसपे जो फसलें बोई जाती है, उसके अकॉर्डिंग लैंड को बाँटा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं जिसपे परमानेंट हो, जिसको हम बोलेंगे बागवानी। ठीक है? आपको पता है बागवानी तो आपका 6 महीने और 1 साल के लिए होता नहीं है, ये आपके कई साल के लिए होता है। तो ऐसे फसल जो परमानेंट कई सालों के लिए रहेगा एक ही जगह पे, वो आपका जैसे आपका आम का खेती हो गया, लीची का खेती हो गया, अंगूर का खेती हो गया, तो ये इस फसल को बोलेंगे बागवानी। दूसरा होता है आपका अरेबल लैंड। अरेबल लैंड किसको बोलेंगे? जो कृषि योग्य भूमि होते हैं। क्या होते हैं? कृषि योग्य भूमि। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। योग्य भूमि। चलिए थर्ड आपका क्या था? कल्टीवेटिंग एरिया, मतलब जिसमें सीज़नल फार्मिंग होती है, यानी यहाँ इसमें मौसमी कृषि होती है, ठीक है? और कृषि उक्त भूमि इसमें क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी फार्मिंग होगा तो ये 1 साल के लिए होगा यानी एनुअल होगा, ठीक है? और ये क्या होगा आपका 3 से 4 महीने का फार्मिंग होता है, इसको कल्टीवेटेड फार्मिंग बोलेंगे। बट वह भूमि जिसकी भौतिक सीमा जिसमें फसल बोई और काटी जाती है उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया, ठीक है? यानी इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन था, तो ध्यान रखेंगे इसका नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र ही होता है जिसमें बात करते हैं फसल बोई और काटी जाती है भूलेख के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें बात किया गया है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है? के अनुसार टोटल आपके शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, ठीक है? क्लासिकल डांस टोटल इंडिया में कितनी है इसकी बात किया गया है। अ, हमारे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, तो टोटल इनकी संख्या कितनी आपकी है? तो इनकी संख्या टोटल कितनी है आपकी? 8 है, 8 है। ठीक है? आपने पढ़ा भी होगा क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय डांस, जिसको शास्त्रों में जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इसमें जिनका ज़िक्र होता है वही आपका शास्त्रीय डांस कहलाते हैं। तो शास्त्रीय डांस आपके कौन-कौन से हैं? तो आपको मैं यहाँ पे 8 लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको ध्यान रखें भरतनाट्यम, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ये डांस किस स्टेट से बिलॉन्ग करता है? तो ध्यान रखेंगे कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है? तमिलनाडु का है। यस। और केरला का 2 है आपका, एक आपका कथकली और दूसरा आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। ये दोनों के दोनों जो डांस है आपका, ये क्लासिकल डांस कहाँ से बिलॉन्ग करता है? ये केरला में होता है। ठीक है? केरला में। उसके बाद कुचिपुड़ी, तो याद रखेंगे यहाँ पे भारत का नाटक
तमिल लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। कथकली मोहिनी क्या है? कत्था लेकर केरला चली। ध्यान रखिएगा मोहिनी, कथकली, केरला चली। कुछ ऐसे आप सेंटेंस बना लो जिससे याद हो जाएगा कि किस स्टेट से कौन-सा क्लासिकल डांस है अभी। उसके अलावा आपका कुचिपुड़ी, ठीक है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी का साउंड कई बार आ रहा है कच्ची पुड़ी। तो कच्ची पुड़ी पुड़ी खाने के बाद वो क्या हो गया आपका? अंधा हो गया। तो ये आपका क्या है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है? आंध्र प्रदेश का है। यानी वो क्या हो गया? कच्ची पुड़ी खाने के बाद अंधा हो गया। ये बस माइंड में सेंटेंस याद रखेंगे, आपको फनी वे में याद हो जाएगा। उसके बाद आपका कत्थक, कत्थक, ठीक है? तो काथा कहाँ पे होती है? ये कत्था कहाँ पे होती है? जनरली यूपी में होती है, ठीक है? यानी नॉर्दर्न इंडिया में होती है, तो ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद आपका मणिपुरी, ये आपको स्टेट चाहिए है, तो आपको पता है कहाँ पे होगा? मणिपुर का होगा। ओडिसी, ये भी आपका स्टेट से तो कहाँ पे होगा? ओडिशा का होगा। लास्ट में एक आपका 8वाँ जोड़ा गया सतरिया, ठीक है? सतरिया। तो सतरिया ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये आपका असम का है। असम का, और यही सबसे लेटेस्ट आपका क्लासिकल डांस है। तो ये टोटल आपको ध्यान रखेंगे, टोटल 8 है हमारे शास्त्रीय नृत्य, जिसको संगीत नाटक अकादमी ने दर्जा दिया है, और संगीत नाटक अकादमी है कहाँ पे? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है? सबसे बड़ी अकादमी है हमारे इन्हीं सभी शास्त्रीय नृत्यों का, जो मैनेज करती है पूरे इंडिया में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर का 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? दुनिया भर में गाइटर्स, सबसे पहले गाइटर्स होता है क्या है? थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि हो जाती है, और इसको हिंदी बोलेंगे घेंघा रोग, ठीक है? घेंघा रोग। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बेसिकली जो आपका गला होता है, गले पे आपका जो ये गला है, ठीक है? मान लो गला है, तो गले में यहाँ पे लटक जाता है, और ये आपका गले में जो लटका हुआ है, इसी को बोलेंगे आपका गाइटर्स। और किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है? वैसे बायो का क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है इसमें। और आयोडीन पूरे लाइफ में अगर कोई इंसान है, तो वो केवल आपका पूरे लाइफ में, जैसे 1 चम्मच होता है ना, 1 टीस्पून होता है, उतना ही आयोडीन पूरे लाइफ में आपको लेना है, यानी बहुत कम मात्रा में लेना होता है इसको। इसीलिए गवर्नमेंट क्या की है कि कोई एक कंपल्सरी चीज़ जो हमेशा इंसान लेता है, क्योंकि इसको खत्म करना है हमें इंडिया से, तो वो आपका नमक होता है, साल्ट होता है। तो साल्ट में ही आपका आयोडीन मिला दिया जाता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कि किसी भी कोई भी नमक इंडिया में बेचा जाएगा, उसमें आयोडीन का मात्रा होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी कंज़्यूम करेगा तो उसको आयोडीन वहाँ से मिल जाएगा, जिससे ये बीमारी जो गैटर्स है वो नहीं होगी। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तापमान होता है। भारत में निम्न में से किस स्थान पर देश का सबसे कम तापमान है? ठीक है? तो आपको पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो आपका तापमान है, वो टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड करता है आपका? तो लैटीट्यूड पे करता है। लैटीट्यूड आपका लैटीट्यूड क्या होता है? तो आप देखोगे 2 टाइप का पूरे अर्थ पे हमारे लाइन मिलेगी। एक लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे लेटी-लेटी, तो लेटिन वाले को लैटीट्यूड बोलेंगे, और एक लाइन आपको मिलेगा आपका लंबा-लंबा, जिसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है? तो ये पूरी लाइन होती है। तो लैटीट्यूड आपका है 0 डिग्री, ठीक है? इसके ऊपर जाएँगे तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री, ठीक है? 23.5 डिग्री, और इसके ऊपर जाएँगे तो आपको मिलेगा 66 एंड हाफ, यानी 66.5 डिग्री, देन आपका यहाँ पे नॉर्दर्न पोल। सेम ऐसे ही साउथ में आपको मिलेगा 23.5 डिग्री, फिर आपको साढ़े 66 एंड हाफ होगा, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको साउदर्न पोल। तो जो 0 डिग्री लाइन है इसको बोलेंगे इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। उसके ऊपर जाएँगे 23.5, नॉर्थ में तो मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी आपको कर्क रेखा, ठीक है? कैंसर, यानी कर्क रेखा। उसके बाद आपको मिलेगा, यहाँ पे ऊपर जाएँगे तो मिलेगा आपको आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। ठीक है? नीचे आएँगे तो साउथ में तो 23 एंड हाफ साउथ में मिलेगा आपको कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ऊपर क्या था? कर्क रेखा, नीचे क्या था? मकर रेखा, उसके बाद यहाँ मिलेगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है? देन आपके नीचे साउथ पोल 90 डिग्री पे, और यहाँ पे नॉर्थ पोल स तो आपको पता है कि सन जो है वो 0 डिग्री पे चमकता है, तो 0 डिग्री जो आपका चमकेगा, तो सन बेसिकली इन्हीं के बीच में हमेशा रहता है। ठीक है? यानी कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में सन घूमता रहता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका टेम्परेचर होगा पूरे अर्थ पे, वो यहीं पे होगा ऑलवेज़। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, टेम्परेचर क्या होगा? इसी में होगा हमेशा। तो इस ज़ोन को बोलेंगे टॉरिड ज़ोन। क्या बोलेंगे हम? टॉरिड ज़ोन। ठीक है? चलो, बाकी ऊपर जो है वो छाया आराम से हल्का जाता है, इसीलिए आप देखोगे ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में जो है आपका बर्फ जमा रहता है, यानी यहाँ पे धूप नहीं होता है, तो
यहाँ पे जो धीरे-धीरे नीचे के साइड या ऊपर के साइड में जाएँगे, तो हमारा ठंड बढ़ता जाता है। तो हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया आपका है बेसिकली ट्रॉपिकॉन कहाँ पे? कैंसर पे। यानी आपका कहाँ पे? कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा बेसिकली इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो नीचे वाला पार्ट आपका इक्वेटर के पास होगा, नो डाउट यहाँ पे गर्मी होगा, ऊपर का पार्ट जैसे ऊपर जाएँगे तो जाएगा आर्कटिक के पास, यानी यहाँ पे क्या होगा? ठंड होगा। तो बस यही आपको देखना था ठंड कहाँ पे पड़ेगा, तो क्या ये थार डेज़र्ट में होगा? थार के रेगिस्तान में मरुस्थल में होगा, तो आपको पता है थार के मरुस्थल में तो आपको गर्मी होती है। क्या चेन्नई में होगा? तो चेन्नई नीचे के साइड में है, तो यहाँ भी गर्मी होगी। क्या यह तिरुवनंतपुरम में होगा? तो तिरुवनंतपुरम भी नीचे के साइड में इक्वेटर के पास है, तो यहाँ भी गर्मी होगी। तो इकलौता ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला है द्रास, ठीक है? तो द्रास जो है, ये आपका अभी लद्दाख में है और लद्दाख में है तो आपको पता है कि ये ऊपर के साइड में है, हिमालयन के रेंज में है, तो यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा ठंड आपका होता है इंडिया में कहाँ पे? द्रास में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपकी थार डेज़र्ट में, ठीक है? थार डेज़र्ट यानी जो आपका थार का मरुस्थल है उसमें पड़ता है जैसलमेर के पास। ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला प्लेस कौन-सा है? ठीक है? यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है पूरी दुनिया का? तो ये इंडिया में होती है और वहाँ पे कहाँ पे होती है? ये होती है मौसिनराम में, ठीक है? जो कि मेघालय में ये स्थित है और यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसको बोलेंगे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? चलो 10वें क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे वो आपका क्या प्लेस होगा आपका द्रास, ठीक है? इसके बारे में आप सुना होगा जो वैली में ये लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे 11th क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है कि खिलजी वंश का शासन था और खिलजी वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट वंश था, यानी डायनेस्टी था। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अलाउद्दीन का शासनकाल आपका रहा था 1296 से 1316 के बीच में। ये जो टाइम था, ये टाइम 20 सालों तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का सबसे ताकतवर जो राजा था, वो आपका शासक था, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये इसका दूसरा नाम आपका ये अपने आप को बुलाता था द्वितीय सिकंदर यानी सेकंड सिकंदर की उपाधि इसने लिया था, क्योंकि सिकंदर का आपका नाम सुना होगा सिकंदर, अलेक्जेंडर दी हाँ, द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी उसी को सिकंदर बोलेंगे। उसका भी यही सपना था पूरे दुनिया का जितना सेम अलाउद्दीन का सपना था, पूरे दुनिया का जितना इन इंडिया का मैक्सिमम जगह को कैप्चर कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी और इसको कैप्चर करने के लिए इसी का एक सेनापति जो सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है? इसके 2 सेनापति का नाम आपको याद रखेंगे। एक सेनापति इसको ही मारा था, वही सेनापति इसको मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक था आपका जफ़र खाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेनापति इसका था जफ़र खाँ को, लेकिन मंगोल आक्रमण में ये मारा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो मैक्सिमम जो आपका मंगोल आक्रमण किए थे, वो आपके इसी के टाइम पे किए थे और उसी में एक आक्रमण में जफ़र खाँ मारा जाता है मंगोलों के द्वारा। और दूसरा था आपका मलिक काफूर, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो है यही साउथ को जीता था, साउथ में इसको भेजा गया था साउथ की विजय में लड़ाई के लिए और ये साउथ को जीत कर आया था मलिक काफूर और मलिक काफूर के द्वारा ही मारा मारा जाता है ये यानी किल्ड बाय मलिक काफूर। तो इसी के द्वारा ही मारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी और इसके बाद इसका अंत होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसके बारे में इतनी 4 चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे। तो हाँ, इसके साथ दिल्ली सल्तनत में आप ध्यान रखेंगे 5 राजवंश काम आए। कितने राजवंश आपके आए हैं? 5 टोटल। ये कौन-कौन से राजवंश आपके हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। कौन-कौन से राजवंश आपके हैं? तो दिल्ली सल्तनत। तो इसके टोटल आपके 5 राजवंश हैं, ध्यान रखेंगे और इसका भी एक ट्रिक आप याद रखेंगे। गुलाब खिले तो सास लो। ठीक है? तो ये सेंटेंस याद रखेंगे। गुलाब पर होगा आपका गुलाम वंश यानी आपका स्लेव डायनेस्टी। खिले मतलब होगा क्या होगा? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो पर होगा आपका तुगलक वंश। स पर होगा आपका सैयद वंश और लो पर होगा आपका लोदी वंश। तो ये 5 आपके वंश काम किए हैं मतलब शासन किए हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो ध्यान रखेंगे ये आपका इसी फॉर्म में होगा बढ़ते छोटे से बड़े क्रम में यानी आपका गुलाब सबसे पहले आता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर आपका सैयद, फिर उसके बाद लास्ट में लोदी और लोदी का ही लास्ट शासक कौन-सा था? आपकी इब्राहिम लोदी, जिसको
पानीपत के फर्स्ट वार में क्या करता है, बाबर हराकर मंगोल वंश का सॉरी मुगल वंश का नींव डालता है। ठीक है, मुगल वंश का नींव डालेगा तो इब्राहिम लोदी को हराएगा, जो लोदी वंश का लास्ट शासक होगा। यस, 1526 में। आइए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे सितंबर 2021 में किस राज्य विधानसभा ने ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुए को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कानून पारित किया। मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन जुए होते हैं, गेमिंग होता है, उसको रोकने के लिए और उसको इलीगल बनाने के लिए यहाँ पे एक एक्ट पास किया है। और ये किस स्टेट की पुलिस ने किया था, तो ये क्वेश्चन करेंट का उस टाइम पे था और ये आपका किया था, ये कर्नाटका की पुलिस ने। ठीक है, यानी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने किया था कर्नाटका पुलिस के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, वो उस समय करंट का क्वेश्चन था 2021 का। बट करंट का भी कुछ चीजें आप याद रखो, जैसे क्वेश्चन आपका भी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका विश्व पुस्तक मेला इस बार कहाँ पे हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला, ये इस बार का लखनऊ में हुआ है। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ में हुआ है विश्व पुस्तक मेला इस बार का। ठीक है, एक गांधी वाटिका का भी लोकार्पण हुआ है और इसमें गांधी जी को बोलते हुए दिखाया गया, यानी सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, मूर्ति बनाकर गांधी वाटिका। तो क्वेश्चन बनेगा गांधी वाटिका का भी कहाँ पे लोकार्पण हुआ, तो ये हुआ है पिंक सिटी जयपुर में। ये दो क्वेश्चन आपको करंट के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस ये दोनों के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आपको पता है पाकिस्तान क्या है, कि इस्लाम कंट्री है, इस्लाम धर्म को अपना लिया यहाँ पे, तो इस्लामिक कंट्री है। ऐसे पूरे दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री है, इनकी संख्या लगभग 52 के आसपास है। ठीक है, और दुनिया का 1/4 आबादी, यानी लगभग 2 अरब के आसपास की आबादी जो है वो मुसलमानों की है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट है आपका। इसमें आपका तो किसमें है, तो कैथोलिक आपको पता है क्या होते हैं, ये क्रिश्चियन होते हैं, तो ये तो है नहीं क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, सिया, ठीक है, मलायाज और आपका सुन्नी। तो मलायाज आपके मलेशिया के रहने वाले हैं, इनको मलायाज बोलते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन मिलेगा, सिया सुन्नी में से कोई एक हो सकता है यहाँ पे। तीन दोनों में से क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में बताता हूँ कि इस्लाम धर्म कैसे काम करता है। तो आपको पता है इस्लाम धर्म का जो आपका फाउंडर है वो कौन है, आपके मोहम्मद पैगंबर है, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर को। और ये आपका 7th जो आपका सेंचुरी था उसमें आपके मोहम्मद पैगंबर ने जन्म लिया था और इस्लाम धर्म का इन्होंने क्या किया था, बनाया था, इस्लाम धर्म को बनाया था। ठीक है, तो इनके डेथ के बाद इनके जो अनुयायी थे ये बेसिकली बट गए थे, और इस तरीके से मोहम्मद पैगंबर के डेथ के बाद तो टोटल आपके 4 टाइप के हमें मुस्लिम धर्म में मिलता है यहाँ पे संप्रदाय। और इसमें आपका सुन्नी, ठीक है, शिया, उसके बाद आपने सुना होगा अहमदिया, अहमदिया जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रताड़ित किए जाते हैं अहमदिया मुसलमान। ठीक है, इसके अलावा उसके अलावा सूफी, सूफी भी आपका सूफी संघ के बारे में आपने पढ़ा होगा मिडिवल इंडिया में। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे तो सुन्नी जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में, लगभग 85% की जनसंख्या है सुन्नियों का है। शिया का लगभग 14% के आसपास का है, और बाकी इन दोनों के मिलाकर लगभग 1% की जनसंख्या है पूरी दुनिया में। तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है आपके इस्लाम धर्म को। तो सबसे ज्यादा जो आपके हैं वो सुन्नी वाले हैं, तो नो डाउट आपके सुन्नी ही हर जगह मिलेंगे। तो पाकिस्तान में जो आपके सबसे ज्यादा आबादी है वो किसके हैं, सुन्नी के, यानी आपका डी ऑप्शन। अब सुन्नी और शिया आपस में लड़ते रहते हैं, इसी वजह से देखेंगे पाकिस्तान इंटरनल अपने आप से ही इंटरनल वार से झेलता है। शिया वाले सुन्नी को मारेंगे, सुन्नी वाले शिया को मारेंगे, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये मानता है कि मोहम्मद पैगंबर इनके क्या है, गुरु है। एक मानते हैं इनके दामाद को, यानी अली को। तो ये दोनों के दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तो इसी वजह से जो आपके इस्लाम धर्म है ये आप अपने आप में इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इतना फलफुल नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अगले क्वेश्चन आपका जो होगा वो आपका 14 क्वेश्चन का होगा। तो 14 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में निम्न में से किस राष्ट्र नेता ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर किया था। मतलब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी-सी चीज़ें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उस अधिवेशन के बाद ही प्रॉब्लम सारा चीज़ हुआ था। तो एक अधिवेशन हुआ था ठीक है? हरिपुरा में और ये आपका 1939 में 1938 में हुआ था 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन में आपका सक्सेस रहा था बेसिकली ये अधिवेशन कांग्रेस का, लेकिन एक दूसरा हुआ था त्रिपुरी में और त्रिपुरी में फिर से अगेन ये जीत जाते हैं 1939 में और इस जीतने के बाद इस समय पट्टाभी सितरमैया जो थे वो महात्मा गांधी के द्वारा उस कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे और वो हार जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर पट्टाभी सितरमैया का हार होगा तो ये हमारी पर्सनल हार होगी। और इसके एवज में वो उनसे मतभेद हो जाता है सुभाष चंद्र बोस का और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और उसके बाद अपना खुद का एक पार्टी बनाते हैं, उसी पार्टी का नाम रखते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 में उन्होंने पार्टी बनाया था। इसकी चीज़ें इसके बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखेंगे कि किसके साथ मतभेद हुआ था, महात्मा गांधी के साथ हुआ था और फिर 1939 का जो बनते हैं हेड वो बनते हैं पट्टाभी सितार मैया। ठीक है? चलिए तो और इनके साथ इनका जो जन्मदिन होता है, जन्मदिन जो होता है वो होता है आपका 23 मार्च को और 23 मार्च को सॉरी 23 जनवरी को और 23 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं हम यहाँ पे? वो मनाते हैं हम यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है? तो गरम दल के ये भी नेता थे, पराक्रम दिवस के रूप में ये इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता है कि आपके फर्स्ट पीएम थे आपके, ठीक है? यस, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट नेता थे और इन्होंने जेपी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है? इंदिरा गांधी को अपने 1975 में करप्शन की वजह से उनको हटाने के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी आंदोलन के उपरांत इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि इंडिया में थर्ड इमरजेंसी लगाई थी, थर्ड आपातकाल लगाई थी प्रेसिडेंट को बोलकर। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है जेपी नारायण। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये महात्मा गांधी के क्या है राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल जो आपके गुरु हैं वो आपके कौन है जी हैं यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है? चलो तो ये आपका 14 क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस कटक में इनका जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस राज्य का पार्ट है भारत में है ये? तो धौलावीरा के बारे में आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी था और ये आपका अभी प्रोजेक्ट में कहाँ पे गुजरात राज्य में है। ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए करेक्ट होगा। धौलावीरा के बारे में आपको ध्यान रखेंगे चीजें आप कि धौलावीरा जो है वो इकलौता ऐसा सिटी था हड़प्पा स्थल में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 3 भागों में बटा था। ठीक है? तो क्वेश्चन आपका बन जाता है कि 3 भागों में कौन से शहर बटा था? तो 3 भागों में जो बटा था वो कौन-सा बटा था? धौलावीरा। इसके साथ यहाँ पे सूचना पट्ट मिला है, सूचना पट्ट। इसके माध्यम से जो वहाँ की जनता थी उनको बताया जाता था, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। तो ये सूचना पट भी मिला है धौलावीरा से। चलिए हड़प्पा स्थल के बारे में आपको ध्यान रखेंगे। हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सबसे पहला जो आपका शहर का उत्खनन हुआ था हड़प्पा का ही हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो था इसका मोहनजोदड़ो था। ठीक है? तो हड़प्पा इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि सबसे पहले इसी शहर को खोजा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो हड़प्पा के बारे में ध्यान रखेंगे इसमें बहुत सारी आपकी शहर है जैसे आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शहर तो सबसे बड़ा शहर यही है और यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। ये क्वेश्चंस आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। चलिए इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा हमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे हम हिस्ट्री को लेक्चर को हिस्ट्री का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी यहाँ पे कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या-क्या आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बोलेगा 16 क्या कहता है यहाँ पे कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन यानी जो आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था? क्या वो गोल्डन रिवॉल्यूशन था? क्या वो ग्रीन था? क्या वो रेड था? क्या वो पिंक था? तो आपको पता है ये हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन था। क्या था आपका? हरित क्रांति। ठीक है? और हरित क्रांति जो है इसके एवज में क्या हुआ था हमारे यहाँ का जो
फूड प्रोडक्शन था वो लगभग 3 गुना बढ़ गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने हरित क्रांति इंडिया में कब आया था? तो ये 1966 में लेकर आए थे और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था एम.एस. स्वामीनाथन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भी इनका पिछले महीने ही अभी इनका निधन हुआ है। बहुत महान वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, ठीक है? क्योंकि इन्होंने कॉपी किया था एक वर्ल्ड में 1960 के दशक में आपके लाए थे, ठीक है? नॉर्मन बोरलॉग। तो जो वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं ये क्योंकि यूएसए के आपके मेक्सिको थे, यूएसए में रहते थे और भारत में माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कई सारे आपके मिला है अवार्ड और टीसीएस का पैटर्न रहा है कि जिस कोई भी आपके न्यूज़ में रहेगा, उनको कब कौन-सा पुरस्कार मिला है, क्वेश्चन्स यहाँ से करंट अफेयर्स में बना रहा है। तो एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में ध्यान रखें कि 98 साल की एज में इनका डेथ हो गया, ठीक है? चेन्नई में हुआ। तो कौन-कौन सा इनको पुरस्कार मिला है? तो 1967 में ही इनको मिलता है भारत का पद्म सबसे छोटा अवार्ड पद्मश्री, ठीक है? पद्मश्री। उसके बाद 1971 में ही मिल जाता है एशिया का नोबेल प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ कौन-सा है? रमन मैग्सेसे। ध्यान रखेंगे रमन मैग्सेसे जो एशिया का नोबेल प्राइज़ है उसके रूप में इसको जानते हैं और ये दिया जाता है कब? 1971 में। फिर आपका 1972 में मिलता है इंडिया का सेकंड आपका हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो कौन है? आपका पद्म भूषण। देन आपका इंडिया का जो आपका हाँ, ये सेकंड या थर्ड हाईएस्ट है उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड होगा आपका पद्म विभूषण ये मिलेगा 1989 में इनको। 1989 में दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है? उसके बाद इनको 1987 में ही एक और अवार्ड मिलता है वो होता है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या मिलता है? विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये पाँचों का पाँचों अवार्ड याद रखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट आपके ये पर्सन है और इनका हाल ही में डेथ हुआ है इसलिए न्यूज़ में ये क्वेश्चन है न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चंस आपका बनना श्योर है इस बार के पेपर में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यस, सो 17 क्वेश्चन आपका कहता है कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी आपका इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बेसिकली 2021 में एक संशोधन पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट के द्वारा और इसमें इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए यहाँ पे बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा ये स्थापित करने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को स्थापित करने के लिए मांग रखी गई और ये किस जगह पे की गई यहाँ क्वेश्चन ये बना था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो आपको पता है कि इंडस रिवर जहाँ पे बहेगी वहीं पे बेसिकली होगा तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे उत्तराखंड में क्या इंडस रिवर है नहीं है क्या हिमाचल में है नहीं है तो एक ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर है दूसरा आपका क्या है लद्दाख है तो इंडस ध्यान रखेंगे ये यूनिवर्सिटी आपका कहाँ बनाया जा रहा है आपका लद्दाख में बनाया जा रहा है ये क्वेश्चन उस टाइम का था बट करंट पे कुछ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप जैसे आपका इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व ठीक है टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है किसको तो ये मिला है आपका वीरांगना लिख लेना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ठीक है ये एमपी में लोकेटेड है और एमपी का ये 7th टाइगर रिजर्व है यानी सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस स्टेट में है एमपी में है 7 टाइगर रिजर्व है एमपी में ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है तो ये 18th आपका कहता है अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम या प्रणाली जो है वो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया गया था तो ये उस समय किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये शुरू किया गया था चलो तो ध्यान रखना यहाँ पे ये 3 सिस्टम बेसिकली भारत में जो ब्रिटिशर्स लाए थे वो आपके 3 सिस्टम था यहाँ पे जो आपके स्टेट थे वो कौन से स्टेट थे सबसे इंपॉर्टेंट आपका बंगाल था ठीक है बिहार था पूरा ईस्टर्न यूपी था उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्टेट आते थे राजस्थान पंजाब हरियाणा ठीक है और एक आपका सिस्टम नीचे था पूरा साउथ में ठीक है तो 3 सिस्टम बेसिकली अंग्रेजों के पास था ये सिस्टम जो था इसको बोलते थे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम या इसी को बोलेंगे अस्थाई बंदोबस्त ठीक है अस्थाई बंदोबस्त या इसी को बोलेंगे जमींदारी सिस्टम जिसमें जमींदार रहते थे जमींदार के पास जमीन का हक होता था ठीक है जमींदारी सिस्टम जो यहाँ पे था ये था आपका महालवाड़ी सिस्टम ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम
तो तीनों को कोई ना कोई लेकर आया था, तो क्वेश्चन आता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लेकर, जो ये क्वेश्चन आपका कहता है 1793 में आया था। और इस समय पे कौन था गवर्नर जनरल, तो ये आपका कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, बी ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके द्वारा लाया गया था। बात करें महलवाड़ी को कौन लेकर आया था, तो महलवाड़ी सिस्टम आपके लेकर आए थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग लेकर आए थे, और ये कौन थे आपके, तो ये 1833 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बात करें यहाँ पे रैतवाड़ी का, तो ये लेकर आया था थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो। और ये कब लेकर आया था, तो ये लेकर आया था आपका 1820 में। और इसमें क्या था, इसमें जो किसान थे, किसान खुद अपने जमीन के मालिक होते थे, तो सबसे अच्छा सिस्टम आपका रैयतवाड़ी था अगर बात करें तो। और सबसे टफ था आपका जमींदारी सिस्टम, क्योंकि एक जमींदार गांव का होगा, सबसे पावरफुल होगा, और उसके पास पूरे गांव की जमीन होगी, और उसको टैक्स कलेक्ट करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ले जाकर जमा करने का पावर होता था, उसमें से कुछ उसको कमीशन मिलता था। ये कमीशन कैसे होता था, तो जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसके 11 हिस्से किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 11 हिस्से किए जाएंगे। उसमें से 1/11 जो हिस्सा होगा वो जमींदार को मिलेगा, और उसके बाद 10/11 जो हिस्सा होगा वो आपको अंग्रेज के खजाने में जाएगा। तो ये सिस्टम लगाया जा रहा था उस समय पे, कृषि कर था बेसिकली। और इसी सिस्टम की वजह से जो जमींदार थे ये आगे बढ़ते गए, और इनके पास जमीनें आजादी के बाद भी इनके पास मिल गई। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कहता है आपका, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, मतलब राइट टू इक्वलिटी से क्वेश्चन है। तो इक्वलिटी में टोटल आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपके 14 से लेकर और 18 तक के आते हैं, और 5 ऐसे आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी से हैं। और इसमें से जो बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी क्या है, कानून की नजर में समान है, ये कौन सा आर्टिकल कहेगा इनमें से, तो ये कहता है आपका आर्टिकल पहला ही 14। आर्टिकल 14 कहता है कि हम सभी कानून की नजर में क्या है, समान है, यानी कोई भी पर्सन हो, अगर कोई सजा करेगा, चाहे वो आपका कोई बड़ा नेता हो, ठीक है, ये दो लोगों पे अप्लाई नहीं होता, बस ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट पे और गवर्नर पे, बाकी सभी पे अप्लाई होगा। यानी अगर कोई चोरी करता है और उसको जो सजा मिला है, अगर पीएम भी आकर वो चोरी करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगी। ठीक है, तो यही कहता है हमारा आर्टिकल 14। और यही इसी का सिंबल आपने देखा होगा कि कानून क्या है, अंधा है, मतलब कानून की जो देवी है उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई है, एक हाथ में क्या है तलवार है, और दूसरे हाथ में क्या है तराजू है। यानी उनको किसी को देखना नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, उनको सभी को इक्वल लेकर चलना है, और उनको न्याय देने का यहाँ पे काम करना है। यही सिंबल के तौर पे वो बनाया गया है कानून की देवी का मूर्ति, जो मिल जाएगा हर जगह आपको कोर्ट में। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्या कहता है इसमें, तो आर्टिकल 13 मेन है आपका जो राइट टू इक्वलिटी, वो आपको तो पता है 14 से 18 है, बट ये किसका पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट जो है वो आपके यानी मौलिक अधिकार, ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में सारे मौलिक अधिकार आते हैं। तो 12 से 35 में आपके मौलिक अधिकार आएंगे। ठीक है, तो 12 क्या कहता है आपका, यहाँ पे ये बात करेगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में कि राज्य का परिभाषा क्या होता है, राज्य हम किसे बोलेंगे। उसके बाद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो संविधान के लागू होने के बाद अगर फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करे, यानी बिफोर और आफ्टर, यानी प्री और पोस्ट, हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, प्री, और इसको बोलेंगे पोस्ट। यानी पहले के कानून बाद के कानून कोई भी ऐसा हो जो 1950 के पहले हमारे फंडामेंटल राइट को यानी मौलिक अधिकार को वीक करे या इफेक्ट डाले, उसको 13 को पावर है उसको खत्म करने का। तो आर्टिकल 13 में यही चीजें मेंशन किया गया है। तो मैं आपको इजीली वे में समझा दिया कि क्या है 13। चलो 16 क्या कहता है आपका, तो 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो आपका पब्लिक एम्प्लॉय होगा यानी सरकारी नौकरी होगी, इसमें सभी को समानता मिलेगी। ठीक है, तो समानता यहाँ कहाँ मिलेगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी आपका सरकारी नौकरी में। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक रोजगार में। और यहीं पे बात किया गया जब सबको समानता मिलेगी, तो आपको पता है कि बड़े वाले तो ऑलरेडी इतना पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको यहीं पे मिलता है आरक्षण। ठीक है, तो रिजर्वेशन की बात कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 16 में ही किया गया है, जिसको 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है, आपका ओबीसी को, ठीक है, एससी को, एसटी को, और आपका ईडब्ल्यूएस को। ये 4 ऐसे कैटेगरी आपके हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है। ओबीसी को कितना मिला है,
27.5% का मिला हुआ है, एससी को 15% का मिला है, एसटी को आपको मिला है 7.5% का और ईडब्ल्यूएस को मिला है 10% का। इन सबको मिलाएंगे तो कितना आएगा आपका टोटल 60%। और तो जनरल के लिए जो आपकी सीटें बच जाती है वो बच जाती है 40% में, तो 40 में ही आपके सभी जनरल के आएंगे, प्लस में इस चारों के चारों आपके जनरल की सीटें में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका सीटें आरक्षित नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो आरक्षण का प्रावधान आपको क्या है आर्टिकल 16 में ही। और 17 क्या कहता है आपका, अनटचेबिलिटी को खत्म करना यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआ खुद का अंत, क्योंकि आपको पता है जो आपके नीच मतलब पहले के जमाने में क्या बोलते थे यहाँ पे, पहले जब हमारे ब्रिटिश इंडिया था तो यहाँ पे नीच लोग बोलते थे, यानी जो दलित थे उनको नीचे का दर्जा मिलता था। तो उनको दर्जा को खत्म करने के लिए बेसिकली बी आर अम्बेडकर ने इसको जोड़ा था कि छुआछूत के अंत करेंगे, अगर कोई उनके साथ अभी भी वैसा बिहेव करेगा तो उसको सजा का प्रावधान है। इसके लिए कई सारी एक्ट है यहाँ पे, जैसे दलित एक्ट हो गया, वो आर्टिकल 17 को ही यहाँ पे क्या करता है, सेव करके रखता है हमारे संविधान का। तो आर्टिकल 19 आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। पॉलिटी एक अलग से ही पूरा लेक्चर आपका है, मतलब एक सब्जेक्ट है तो उस पे लेक्चर अलग बनाएंगे आगे चलकर। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है चीजें। बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल, अगला क्वेश्चन आपका 20 का। 20 में क्या बात करता है यहाँ पे, कौन सा भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी मात्रात्मक उपकरण नहीं है, नहीं पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे किसकी बात किया गया है बेसिकली कि क्वांटिटिव, यानी इसमें किसी क्वांट के किसी नंबर की बात नहीं की जाएगी, यानी जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है आरबीआई हमारे यहाँ के बैंकों पे, उसमें से कौन सा ये नहीं है, यानी उसमें क्वांट की बात नहीं की गई, नंबर की बात नहीं की गई। चलिए ठीक है, करके बात करते हैं यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो आपको पता है कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, इसमें बैंक को जो जो भी आपकी कमर्शियल बैंक है वो लाइसेंस उसे तभी मिलेगा जब अपने जितने भी अमाउंट होगा उसका कुछ परसेंट हिस्सा जो होगा वो हमेशा आरबीआई के पास रखना होगा। ठीक है, यानी एज अ गारंटी कि अगर आप किसी का पैसा लेके भाग जाते हो तो आरबीआई उस पैसे को बांट सके, इसीलिए ये कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है। और ज्यादा पैसा आपके पास रहेगा तो आप पैसा ज्यादा लोन में नहीं दोगे। तो अभी आपका 3% जितने भी आपका पैसा है किसी भी कमर्शियल बैंक का 3% हिस्सा जो है उसका आरबीआई के पास रखना होगा, यानी सीआरआर कहलाएगा वो। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको अगर लोन देगी जिस रेट पे, उसी रेट को बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट वेरी करता है, इसी रेट पे ये लॉन्ग टर्म का लोन होता है, लॉन्ग टर्म का पैसा होता है। सभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं और उस पैसे को लोन पे ग्राहक को बांट देगी। जैसे अभी आरबीआई का जो आपका बैंक रेट है लगभग 5% के आसपास है, तो 5% पे पैसा ले लिया यहाँ पे कमर्शियल बैंक ने, उस पैसा को इन्होंने 10%, 12%, 15% पे लोगों के बीच बांट देंगे और वहां से जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट आपका बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेसिकली। ठीक है, थर्ड आपका है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, इसमें आरबीआई क्या करती है कि जितने भी गवर्नमेंट के बॉन्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है या ट्रेजरी बिल है, उस ट्रेजरी बिल को या गवर्नमेंट के बॉन्ड को बेचने का काम करती है बेसिकली मार्केट में, तो उसी को बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। और फोर्थ आपका है मोरल सुएशन यानी नैतिक दबाव। ठीक है, नैतिक दबाव, तो ये नैतिक दबाव भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है और यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हम मना करते हैं आरबीआई के बैंक न करे और कुछ चीजों की बोलती है कि ये करे, तो इसी को बोलेंगे नैतिक दबाव। जैसे आपका अगर महंगाई आ गया यहाँ पे इंडिया में, यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया तो इसमें क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो सामान का दाम बढ़ेगा और वही दाम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में महंगाई है। तो पैसा जब आ गया लोगों के पास तो उस पैसे को कम करना है, पैसे को कम करने के लिए यहाँ पे आरबीआई बोलेगी बैंकों के पास कि आप लोन देना बंद करो, लोन दो ही मत यहाँ पे किसी को, तो पैसे मार्केट में आएंगे नहीं। अब मार्केट में पैसे नहीं आएंगे तो किसी भी चीज का डिमांड क्या होगा, कम हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप हमेशा कुछ खरीदने की सोचोगे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब पैसे नहीं रहेंगे तो खाली जेब लेकर कहाँ जाओगे। तो आज आपका यही हालत होगा, सेल लगता है फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे, लेकिन जानबूझकर हम बस देख लेते हैं कि चीजें हमें लेना चाहिए, बट देखते हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं है, तो फिर उस चीज को हम क्या करते हैं, आगे पोस्टपोन करते हैं कि बाद में लेंगे। ठीक है, तो इससे सीखो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जब भी कभी आएगा तो आपके अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो आप इससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
इसीलिए जॉब ज़रूरी है लाइफ में एक, बाकी सारी चीज़ें तो आपको करना ही करना है, लेकिन एक जॉब अगर आपके पास स्टेबल रहेगा, तो हर चीज़ आप कर सकते हो लाइफ का इसके साथ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका मोरल सुएशन यानी आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 21 का। तो 21 क्या कहा था आपका क्वेश्चन कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? देखो, कांग्रेस के जो है आपके कांग्रेस का गठन कब होता है? 1985 में होता है, 1885 में होता है, आपको पता ही है। ठीक है? अब ये आपके 2 खेमे बँट गए थे आते-आते 1905 तक, तो 2 खेमा कौन था? एक आपका उदारवादी का था, एक आपका गरम दल का था। तो हम उदारवादी को बोलते हैं नरम दल और इसको बोलेंगे गरम दल। तो जो आपके चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले बेसिकली आराम से, बिना हिंसा का अहिंसा से, उसी को नरम दल के नेता का कैटेगरी दिया गया है। गरम दल वाले बेसिकली अहिंसक हो जाते थे बात-बात पे, यानी इनको मार-पीट कर सोचते थे कि हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, हमें अंग्रेज़ों को मार के भगाना पड़ेगा तब आज़ादी मिलेगी। तो इसमें कौन आपका नरम दल का नेता नहीं था? ये क्वेश्चन बना है आपके। फिरोज़ शाह मेहता आपके क्या थे? नरम दल के नेता थे। अरबिंदो घोष ये नहीं थे। दादाभाई नौरोजी ये भी आपके क्या थे? ये नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी क्या थे? नरम दल के नेता थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? अरबिंदो घोष। तो ये गरम दल के नेता थे अरबिंदो घोष। इसके अलावा और कौन से थे? तो आप नाम सुनेंगे लाल बाल पाल का। ठीक है? लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 नेता ऐसे थे जो कि आपके 1905 यानी गांधी जी के पहले-पहले गांधी जी के आने के पहले गरम दल के नेता थे। उसके बाद जब कांग्रेस का बँटवारा हो जाता है मुस्लिम लीग में, तब जाकर कुछ नेता और निकलेंगे जो बात करेंगे आगे चलकर। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे ये नरम दल और गरम दल क्या थे? तो बस यस, तो नरम दल में ही आगे और नेता जोड़ेंगे जैसे आपका गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है? मोतीलाल नेहरू हो गए, इसके अलावा आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये कई सारे नेता मिलेंगे जो गांधी जी के साथ चलेंगे, वो गरम नरम दल के नेता के कैटेगरी में डाले जाते हैं। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पे 21, तो इसका आंसर क्या होगा? अरबिंदो घोष। 22 तो 22 क्या कहते हैं आपका? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि सितंबर 2021 तक निम्न में से किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है? ठीक है? यानी आपका कोई भी फीमेल वहाँ पे जज नहीं है, ये बात किया गया कौन-सा ऐसा हाई कोर्ट है? तो हरियाणा, पंजाब आपको पता है ये दोनों ऑप्शन तो आप इज़िली निकालो क्योंकि दोनों ऑप्शन में आ गई, इसका मतलब दोनों का सेम कोर्ट है, दोनों ऑप्शन में कैसे आ गया? तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है ना, तब भी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उसको गेस करके आना। ठीक है? मान लो आपने नहीं पढ़ा था तो ये दोनों तो आप निकाल दोगे ना, क्योंकि दोनों का सेम ही हाई कोर्ट है, तो 2 ऑप्शन में कैसे बनेगा? अगर इसको मारूँगा तो ये गलत होगा, इसको टिक करेंगे तो ये गलत होगा। इसीलिए वजह से ये दोनों ही गलत है। फिर ऑप्शन आपके पास क्या बचा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश आपको पता है कि 4th ओल्डेस्ट आपका हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जज है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब जज है यहाँ पे, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? महिला जज तो आई होगी। ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें टोटल जजेस की संख्या आपका 75 से ज़्यादा, 75 अभी प्रेज़ेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड आंसर होगा, जो कि यूपी से ही टूटकर और अलग स्टेट बना था 2000 में। तो उत्तराखंड ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है? देहरादून है। तो यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पे? तो ये नैनीताल में है। ठीक है? नैनीताल में है। और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो आपका है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ये जो आपके जितने भी हाई कोर्ट अगर किसी कैपिटल में नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसका ज्यूडिशियल कैपिटल क्या है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि राजस्थान का ज्यूडिशियल कैपिटल या राजस्थान का हाई कोर्ट कौन से शहर में है? एक बार कमेंट बॉक्स में इसको बताओ तो कि किस शहर में आपका राजस्थान का हाई कोर्ट है? ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगला 23 क्वेश्चन का। तो 23 क्या कहता है आपका कि कौन सी मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है? ये भी आपका मुद्रा योजना चलाया गया था हमारे पीएम के द्वारा ही। मुद्रा स्कीम। ये मुद्रा स्कीम में क्या था यहाँ पे कि जो आपके छोटे-छोटे यहाँ पे बिज़नेसमैन हैं, उनको लोन देने का काम करती है यहाँ पे मुद्रा योजना के तहत। और इसमें क्या होता है कि गारंटर को नीड नहीं पड़ता, यानी कुछ आपको रखना नहीं होता है, इसके बदले एसेट लोन लेने के लिए बैंक में। तो इसमें कौन-सा नहीं है? तरुण, किशोर, बालक, शिशु। तो ध्यान रखना है 3 कैटेगरी में बाँटा गया था मुद्रा लोन को, तो इसमें बालक कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बालक होगा। तरुण, किशोर और शिशु में बाँटा गया है, तो सबसे छोटा जो है आपका शिशु है, फिर आपका किशोर है, उसके बाद आपका क्या है? तरुण है। तो किस शिशु जो है वो 50,000 तक
50,000 तक आपका लोन का अगर नीड है तो आप किस कैटेगरी में लेंगे? शिशु के कैटेगरी में लेंगे। फिर आपका आता है किशोर, अगर 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक अगर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है तो ये आपका किशोर के अंतर्गत आएगा और तरुण क्या आएगा आपका 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है? 10 लाख तक। तो ये आपका तरुण के कैटेगरी में आएगा। तो ये 3 कैटेगरी बेसिकली मुद्रा योजना का है जो ध्यान रखेंगे और ये किससे जुड़ा हुआ है? लोन से जुड़ा हुआ है जो कि आपका बिज़नेस के लिए है। ठीक है? बिज़नेस के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 24 क्या कहता है आपका कि निम्न में से कौन-सा समूह द्वीप देशों का समूह है? यानी किसमें किसको आइलैंड कंट्री के रूप में बोलेंगे, यानी वो आइलैंड कंट्रीज़ है। ठीक है? श्रीलंका, मालदीव, ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन है मालदीव, चाइना। चाइना तो आपको पता है कि लैंड पार्ट है, इंडिया से जुड़ा है तो ये तो होगा नहीं आपका। पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान आपको पता है कि ये तो लैंड से जुड़ा है इंडिया से, तो ये तो आपका होगा नहीं। बांग्लादेश, मालदीव तो आपको पता है कि बांग्लादेश आपका इंडिया से जुड़ा है तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि जिसमें लैंड आ जाएगा यानी लैंड से जुड़ा होगा वो आपका नहीं होगा। तो आंसर एक ही पता है क्या आपका? श्रीलंका और मालदीव, इसके चारों तरफ पानी है और इसको आइलैंड कंट्री के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे इंडिया, कई बार इंडिया से कि भारत की किस 2 कंट्री के साथ वाटर बाउंड्रीज है, यानी जिनके साथ पानी का बाउंड्री लगता है, यानी वो आपकी वाटर बाउंड्री लगता है, तो ये आपका श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे आपके कंट्री है जिनके साथ आपका वाटर बाउंड्री है। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पे बता दो कि किनके साथ हमारा लैंड बाउंड्री है। ठीक है? लैंड बाउंड्री किनके-किनके साथ में है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके टोटल जो कंट्री आते हैं वो कौन आते हैं? बचपन में बी है। ठीक है? बचपन में बी है। ये हुआ, चलो बचपन में बी है। बचपन का तो प्यार आता है यहाँ पे, ये कहाँ से हो जाएगा? यस, तो बचपन से आपका बी फॉर आपका बांग्लादेश। यस, च फॉर आपका चाइना, चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर आपका नेपाल, देन आपका म्यांमार, फिर आपका भूटान और उसके बाद अफ़गानिस्तान। तो ये आपके टोटल 7 कंट्री जिनके साथ हमारा क्या लगता है? लैंड बाउंड्री लगता है और ये बड़े से छोटे क्रम में सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ आपका कितना है? 4096 किलोमीटर। इतना आपका है बांग्लादेश के साथ, और जो आपका अफ़गानिस्तान है इसके साथ सबसे कम है 106 किलोमीटर, और ये भी अभी कहाँ पे है? ये पीओके के एरिया में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे बाउंड्री आपका टच करता है अफ़गानिस्तान के साथ भारत का। ठीक है? चलो उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। रण उत्सव एक सांस्कृतिक त्योहार भारतीय राज्य में कहाँ पे होता है? ठीक है? तो आपको इसी से मालूम चलेगा कि रण कहाँ पे है? कच्छ का रण। तो कच्छ का रण आपको पता है कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है? तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? गुजरात ही होगा। ठीक है? तो ये आपके गुजरात गुजरात में इसके अलावा और कौन-कौन सा आपका त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे उत्तरायण उत्सव। ठीक है? इम्पोर्टेंट आपका है त्योहार फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन आपके इसी सेट में है। पतंग उत्सव, ये आपका गुजरात का है ये। कावंत मेला, ये भी आपका गुजरात में ही मनाया जाता है त्योहार। ठीक है? इसके अलावा भवनाथ महोदय मेला, ये भी गुजरात का है ये। तो गुजरात के फेमस आपको फेस्टिवल याद रखेंगे इसमें। चलो, तो तेलंगाना का, सिक्किम का, पंजाब का, सबका आपका अलग-अलग फेस्टिवल है। फेस्टिवल का एक लिस्ट ही आपको स्टैटिक जीके में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन्स है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने स्कोर आए। ठीक है? 20 आउट ऑफ 25। एक बार इसको बताना आप ज़रूर यहाँ पे कि आपकी तैयारी कहाँ पे है। अगर आप ये इसमें कर पा रहे हो 20 के आस-पास स्कोर अच्छे से, यानी आपका 16 से 20 अगर स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका तैयारी लगभग सही हो चुका है, क्योंकि 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट है इसका। पेपर कभी भी होगा, जितना स्कोर आपका आ रहा है तो आपका तैयारी 20 प्लस वालों का तो तैयारी ज़बरदस्त हुआ होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी तैयारी आपकी है, और इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरह से वीडियो बनाया करेंगे आपके लिए। ठीक है? तो आज के लिए रखते हैं इतने ही। तो 25 क्वेश्चंस आपके, इससे मैंने कई सारे आपके फैक्ट बताया हूँ जो आपके लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए होंगे ये 25 क्वेश्चन में ही। ठीक है? चलिए, तो थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।